दुनिया के सबसे लंबे और अजीबोगरीब स्मार्ट सिटी से लेकर दुबई के 1400 मीटर ऊंचे क्रिक टावर तक और टर्की में पूरी तरह से नई विशाल नहर की योजना से लेकर दुबई की असफल आइलैंड प्रोजेक्ट तक, आइए कुछ असंभव मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक नजर डालें और देखें लोग इतने पागल क्यों हो सकते हैं। यदि आप हमारे वीडियो का मजा लेते हैं तो एक लाइक और ग्रेट थिंग्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 4, द लाइन न्यू अर्बन डेवलपमेंट। दुनिया में नए प्रोजेक्ट की योजनाएं बनाए जा रहे हैं। सभी प्रोजेक्ट्स में एक चीज सामान्य है कि स्मार्ट सिटी और इको फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया में सोंगडो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मलेशिया में फॉरेस्ट सिटी और इजिप्ट की राजधानी में न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव। इनमें से कुछ स्मार्ट सिटीज सफलतापूर्वक बनाए जा चुके हैं, लेकिन आधे से ज्यादा अपनी तह योजना से असफल रही है। कुछ समय पहले ही सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने घोषणा की है कि वह पूरी स्मार्ट सिटी जिसका नाम दी लाइन बना रहे हैं। सामान्य शहरों के उलट एक ही लाइन के साथ यह तट से पूरे देश में 170 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इस असाधारण डिजाइन के टॉप पर इस सिटी में कोई कार नहीं है और पूरी सिटी रिन्यूएबल एनर्जी पर चलती है। इस कॉन्सेप्ट की खास बात यह है कि इसमें 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर पर लोग रहेंगे, इसके बाद 2 लेयर जमीन के अंदर है, जहां एक में पैसेंजर ट्रेन चलेंगी और दूसरे में ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाएगा। और कहा जाता है जहां चलने वाली ट्रेन 170 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, अंडरग्राउंड चलने वाली ट्रेन पूरी दूरी को 20 मिनट में तय करेगी। ऐसा ट्रांसपोर्टेशन तैयार करना जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने में 20 मिनट से भी कम समय लगे, जो कि लगभग नामुमकिन है। अगर आप बिना रुके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं तो भी ट्रेन की औसत गति 510 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर आप तुलना करना चाहते हो तो चाइना की बुलेट ट्रेन, जिसकी कीमत $35 बिलियन है, जो कि बीजिंग से संघाई की ओर चलती है, और यह दुनिया की सबसे फास्ट पब्लिक ट्रेन है जिसकी टॉप स्पीड 380 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन दी लाइन प्रोजेक्ट में इससे भी ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन चाहिए। इसके अलावा हजारों लोग इस समय प्रोजेक्ट वाले स्थान पर रहते हैं, उनके यहाँ घर है और वह इस प्रोजेक्ट को यहाँ से हटाने के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। एक तरफ इस प्रोजेक्ट से अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को अपनी ओर खींचा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जहां रहने वाले लोगों के प्रोटेस्ट से इसका उलट भी हो सकता है। आखिर में इस प्रोजेक्ट के असफल होने का मुख्य कारण है फंडिंग, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको हकीकत बनाने के लिए $500 बिलियन जुटाने होंगे, जो कि ग्रीस, क्रोएशिया और न्यूजीलैंड की जीडीपी को मिलाया जाए तो उससे भी ज्यादा है। हालांकि सऊदी अरेबिया की टोटल जीडीपी $800 बिलियन है। सऊदी अरेबिया जैसे अमीर देश के लिए भी यह कीमत बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो दी लाइन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी हो, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर भविष्य में ये प्रोजेक्ट सच में बनता है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? नंबर 3, दुबई क्रिक टावर। दुबई क्रिक टावर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंसानों द्वारा बनाया जाने वाला दुनिया में सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था। सऊदी अरबिया में बन रहे जेद्दा टावर को टक्कर देने के लिए इस टावर को बनाया जा रहा था। जेद्दा टावर की ऊंचाई पूरा हो जाने पर 1000 मीटर होती। सऊदी अरबिया दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल लेना चाहती है, जैसे कि दुबई में बुर्ज खलीफा है। यही कारण है कि दुबई सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहा था, जिसकी ऊंचाई 1400 मीटर होनी थी। हालांकि क्रिक टावर की ऊंचाई का ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये टावर जेद्दा टावर के मुकाबले में बनाया जा रहा था, इसलिए काफी सारी चीजें गुप्त रखी गयी। इस टावर की खास बात थी कि इस टावर से पूरे शहर का 360 डिग्री का व्यू मिलता। इस बिल्डिंग पर 10 प्लेटफॉर्म होने थे। दुबई क्रिक टावर एक रिकॉर्ड दर्ज करना चाहती थी, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का। 2016 में मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन नींव पूरा होने के बाद इसे जल्द ही रोक दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि यह लगभग वही समय था जब सऊदी अरबिया का जेद्दा टावर का निर्माण रोका गया था। अब कोई कंपटीशन नहीं थी, इसलिए इस टावर के निर्माताओं ने ब्रेक लगाने का फैसला लिया। MR प्रॉपर्टीज, जो कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वह कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट कोविड-19 के कारण रोका गया है, न कि जेद्दा टावर के रुकने के कारण। ये टावर 2022 में पूरा हो जाएगा, लेकिन 2018 के बाद इसमें कुछ भी नहीं किया गया। दुबई क्रिक टावर को इसलिए नहीं रोका गया कि जेद्दा टावर बनने में असफल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं दुबई क्रिक टावर के फेल होने के, जैसे कि इसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसे सपोर्ट करने के लिए स्टील केबल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसका वजन बहुत ज्यादा है। और इतनी ऊंचाई पर काम करने के लिए मटेरियल और टेक्नोलॉजी आज के समय में मौजूद नहीं है। अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि दुबई क्रिक टावर जेद्दा टावर को टक्कर देगा या नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नंबर 2, इस्तांबुल नहर।
तुर्की की राजधानी इस्तांबुल ने हाल ही में अपने इतिहास की सबसे बड़ी मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक की शुरुआत करी है। एक नई 50 किलोमीटर लंबी नहर जो काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ती है। यह इसे 82 किलोमीटर की पनामा नहर से थोड़ा छोटा बनाता है, लेकिन पनामा नहर वास्तव में एक बड़ी समस्या का समाधान करती है और प्रशांत और अटलांटिक के बीच बहुत छोटा मार्ग प्रदान करती है। हालांकि इस्तांबुल नहर पहले से मौजूद नहर के ठीक बगल में होगी और पनामा नहर के समान लाभ प्रदान नहीं करेगी। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन को इस नई नहर के निर्माण में इतनी दिलचस्पी क्यों है? आधिकारिक उत्तर क्षेत्र में शिपिंग क्षमता को बढ़ाना और जहाजों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करना है। राष्ट्रपति ने दावा दिया है कि अगले दशक के भीतर सालाना जहाजों की संख्या 50,000 से अधिक हो जाएगी, लेकिन इस अनुमान का उलट होगा क्योंकि 53,000 से 38,000 जहाजों में भारी गिरावट दर्ज की, जिसे मुख्य रूप से पाइपलाइनों की बढ़ी हुई संख्या से समझाया जा सकता है। भले ही यह जहाजों के लिए यात्रा में सुधार कर सके, लेकिन टर्की और दुनिया भर में ज्यादातर लोग इस्तांबुल नहर के निर्माण के खिलाफ हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि एर्दोगन के असली इरादे कहीं और हैं। न्यूजित इस्तांबुल नहर के बगल में पहले से मौजूद बोस्फोरस नहर है, जो कि टर्की के लिए कोई पैसे नहीं कमाती है, क्योंकि 1936 की संधि में सभी सैन्य जहाजों को नहर से मुफ्त में गुजरने की अनुमति दी थी। यह टर्की के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हर साल सुएज और पनामा नहर की तुलना में अधिक जहाज इस नहर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा काला सागर में जाने वाला एकमात्र रास्ता बोस्फोरस है और रूस का मेडिटेरियन सागर में जाने का एकमात्र तरीका है। इस्तांबुल नहर इस सब को बदल सकती है और हर साल टर्की और एर्दोगन को अरबों डॉलर कमा कर दे सकती है। इस आकार की एक प्रोजेक्ट से हजारों नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि राष्ट्रपति एर्दोगन इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित हैं और विश्वास करते हैं कि उनका यह प्रोजेक्ट दुनिया में सबसे अच्छा है। हालांकि टर्की निवासी खुश नहीं है क्योंकि नहर को उस क्षेत्र में खोदा जाएगा जो इस्तांबुल को 40% जल प्रदान करता है। इसके अलावा इस नहर के निर्माण से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, सैकड़ों हजारों पेड़ नष्ट हो जाएंगे और इस्तांबुल के एक हिस्से को एक द्वीप में बदल दिया जाएगा। और अगर 50 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण पर्याप्त नहीं था तो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन मेगा प्रोजेक्ट में एक हाई स्पीड रेलवे को शामिल करना चाहते हैं, जबकि इस तरह की एक असाधारण प्रोजेक्ट की सटीक लागत अज्ञात है। अनुमान $50 बिलियन से $65 बिलियन तक भी हो सकती है। इस तरह की एक मेगा प्रोजेक्ट जिसके बनाने से वातावरण का नुकसान हो और जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रोटेस्ट भी हो, ऐसा प्रोजेक्ट पूरा होना बहुत मुश्किल है। इससे यह पता चलता है कि इस्तांबुल नहर कभी पूरा नहीं होगी। नंबर 1, दुबई आइलैंड्स। अपने आखिरी मेगा प्रोजेक्ट के लिए हम दुबई में वापस जा रहे हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड हैं। क्रिक टावर के तरह आइलैंड्स के ये समूह दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। दुबई ने लगभग असंभव संख्या में आइलैंड्स का निर्माण करने और अपनी तटरेखा को पूरी तरह से बदलने की योजना बनाई थी। इनमें से पहला आइलैंड पाम जुमेराह था, जिसका निर्माण 2001 में शुरू हुआ था, जो कि बहुत तेजी से बनाया जा रहा था, और इसके तुरंत बाद पाम जेबेल अली और द वर्ल्ड का निर्माण शुरू किया गया। हालांकि आज भी लगभग 20 साल बाद भी ये आइलैंड अभी भी अधूरे हैं और लगभग पूरी तरह से खाली हैं। लेकिन दुबई की एक और भी बड़ी प्रोजेक्ट थे, अर्थात पाम डीरा का निर्माण, एक आर्टिफिशियल आइलैंड जो पाम जुमेराह के आकार से 10 गुना है। लेकिन जैसा कि आपने शायद अनुमान लगाया था, यह प्रोजेक्ट भी असफल रहा। विशेष रूप से 2008 के बाद इन मेगा प्रोजेक्ट का वित्त पोषण एक बड़ी चुनौती बन गया। लेकिन दुबई के कई आइलैंड प्रोजेक्ट्स फंडिंग न होने के कारण फेल हो गए। एकमात्र पूरी तरह से पूर्ण आइलैंड प्रोजेक्ट पाम जुमेराह को भी भविष्य में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न स्रोतों का दावा है कि पाम जुमेराह हर साल 0.5 सेंटीमीटर डूब रहा है। डेवलपर्स ने इन दावों का खंडन किया, लेकिन 2 साल बाद एक स्वतंत्र कंपनी पेंगुइन मरीन ने आइलैंड के डूबने का सबूत दिया। लेकिन अगर यह सच नहीं है तो भी आइलैंड की सबसे बड़ी समस्या समुद्र का बढ़ता स्तर होगा। आईपीसीसी का अनुमान है कि सदी के अंत तक समुद्र का स्तर 25 से 200 सेंटीमीटर के बीच बढ़ जाएगा, जो जलवायु परिदृश्यों पर निर्भर करता है। और यहाँ तक कि अगर वृद्धि निकट भविष्य में आइलैंड को पूरी तरह से बढ़ा नहीं देती है, तो यह उचित लगता है कि प्रोजेक्ट को बनाए रखने और पानी के खिलाफ लड़ने के लिए अधिक से अधिक महंगे उपाय करने होंगे। यदि आप दुबई में असफल आइलैंड प्रोजेक्ट की संख्या और भविष्य में पाम जुमेराह के सामने आने वाली भारी चुनौतियों पर विचार करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट वास्तव में सफल नहीं है।
आप इन मेगा प्रोजेक्ट्स के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में बताएं। यदि आप इसी तरह के प्रोजेक्ट के बारे में और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ग्रेट थिंग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।